तो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में पोएम को डिस्कस करेंगे, ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, रिटन बाय डेरेक वालकोट। तो डेरेक वालकोट के द्वारा ये लिखा हुआ जो पोएम है, इसको जो है लाइन बाय लाइन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत में थीम जानेंगे, पर्पस जानेंगे। ठीक है, कि इस पोएम को लिखने का पर्पस क्या रहा होगा। ठीक है, कवि ने लिखा क्यों। ठीक है, और इसकी थीम क्या है इस पोएम के। इसी तरह से जो है इस चैनल पर अपलोडेड किए जाते हैं शॉर्ट स्टोरी हो, नॉवेल हो, पोएम हो। अगर आपको किसी में भी दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और जी नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स भी जो है इस चैनल पर अपलोडेड है, जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर किसी का नहीं मिलता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका भी जो है नोट्स अवेलेबल करा देंगे। चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली लाइनें जो हैं कि विंड इज रफलिंग द टॉनी पेल्ट। ठीक है, ए विंड इज रफलिंग द टॉनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, मतलब एक हवा अफ्रीका की सुनहरी खाल को झकझोर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? झकझोर रही है। रफलिंग द टाउनी बेल्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ अफ्रीका को एक जो है एनिमल के रूप में जो है दिखाया गया है, जिसकी जो खाल होती है, खाल को हवा हिला रही है। ठीक है, और ये जो है एक अशांति का सिंबल है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो लाइन है कि क्यू क्विक एज फ्लाइज, है ना। नेक्स्ट लाइन है कि बैटन ऑफ द ब्लूड स्ट्रीम्स ऑफ द बेल्ट, कि मतलब कि क्यों लोग, मतलब ये एक जो है ना, ये नहीं होता ट्राइब एक तरह से, तो वो है कि क्यों लोग मक्खियों को तरह तेज हैं। ठीक है, जो किक्कू के जो लोग हैं वो मक्खियों की तरह क्या है? तेज है। क्विक एज फ्लाइज, मक्खियों की तरह क्या हैं? वो तेज हैं। बैटन ऑफ द ब्लूड स्ट्रीम्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब और मैदानों के खून पर झपटते हैं। ठीक है, मतलब किक्यू एक अफ्रीकी जनजाति है। ठीक है, अफ्रीकी ट्राइब है ना। यहाँ उन्हें हिंसा में लिप्त दिखाया गया है, मतलब जो है वो हिंसा करते हैं, जैसे खून पर कैसे, जैसे खून पर मक्खियाँ टूटती है। ठीक है, उसी तरह से, है ना। नेक्स्ट जो लाइन है कि कॉर्पेसेस आर स्कैटर्ड थ्रू अ पैराडाइज। ठीक है, कि मतलब लाशें स्वर्ग जैसे स्थल पर क्या हुई है? बिखरी हुई है। ठीक है, लाशें स्वर्ग जैसे स्थल पर क्या हैं? बिखरी हुई है। पैराडाइज, ठीक है, स्वर्ग मतलब सुंदर जो नेचर है, जो नेचर का जो सुंदर नेचर जो स्थान है, वो हिंसा से क्या है? भरा पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि ओनली द वॉर्न कॉलोनियल ऑफ कैरियन क्राइज। ठीक है, वेस्ट नो कंपेनियन ऑन दीज सेपरेट डेड। ठीक है, कि मतलब सिर्फ कीड़ा, ओनली द वॉर्न, सिर्फ कीड़ा जो सड़ती लाशें का क्या है? कैरियन है। ठीक है, मतलब कहता है कि इन मरे हुए लोगों पर दया मत करो। ठीक है ना। क्राइज वेस्ट नो कॉम्पेशन ऑन दीज सेपरेटेड्स, कि इन मरे लोगों पर दया मत करो। मतलब ये पंक्ति क्या बताती है? ये जो लाइन है वो मृत्यु अब इतनी आम हो गई है, इतना इजी हो गया है। ठीक है, कि उस पर भी सहानुभूति नहीं बची है, सिंपैथी नहीं बची है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि स्टैटिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज। ठीक है, स्टैटिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर सीज द सैलिएंट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी, द सैलियंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी, मतलब कि आंकड़े जो हैं, ठीक है, स्टैटिक्स आंकड़े साबित करते हैं और विद्वान नीति की खास बातों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, स्कॉलर सीज विद्वान है ना, सीज मतलब विद्वान, और जो है द सैलिएंट ऑफ कॉलोनियल मतलब उपनिवेश नीति की खास बातें को पकड़ लेते हैं। मतलब जो इंटेलिजेंट है और जो इनके आंकड़े उपनिवेशवाद की उन नीतियों को क्या कर रही है? तर्क संगत बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉलोनियल पॉलिसी। ठीक है, कॉलोनियल पॉलिसी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि व्हाट इज दैट टू द वाइट चाइल्ड हैग्ड इन बेड, मतलब पर बिस्तर पर मरे उस गोरे, मतलब वाइट है ना, गोरे बच्चे के लिए इसका क्या मतलब? वह पूछता है कि उपनिवेशवाद का तर्क उस निर्दोष की मौत को कैसे सही ठहरा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो लाइन है कि टू सेवेजेज एक्सपेंडेबल एज ज्यूज। ठीक है,
मतलब उन आदिवासियों के लिए, टू सैवेजेज एक्सपेंडेबल एज ज्यूज, उन आदिवासियों के लिए जो यहूदियों की तरह बलिदान योग्य माने गए। ज्यूज मतलब यहूदी, ठीक है। तो उनके लिए क्या माने गए, एक जो है बलिदान माने गए। मतलब ये जो कंपैरिजन हो रहा है यहूदियों के नरसंहार से है, आप इसका स्टोरी देखना हिस्ट्री में तो समझ में आएगा, ठीक है। तो वो बताता है कि इन आदिवासियों को भी उतनी ही आसानी से मारा गया, ठीक है। अभी समझ में पोएम नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसके लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका लिखने का पर्पस क्या था, ठीक है। तब आपको समझ में कहीं जा करके ये पोएम आएगी, ठीक है। बस आप सिर्फ लाइन बाय लाइन जो बता रहा हूँ इसको आप खाली समझो, ठीक है। लास्ट में सारा चीज़ जो है समझ में आएगा। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि थ्री शेड, ठीक है, क्या है नेक्स्ट लाइनें कि थ्री शेड आउट द बीटर्स द लॉन्ग रसेस ब्रेक इन अ वाइट डस्ट ऑफ आइबिजेज हुज क्राइज हैव विल्म्ड सिंस सिविलाइजेशंस डाउन, ठीक है ना, फ्रॉम द पार्च्ड रिवर और बीस्ट टीमिंग प्लेन, ठीक है। अब ये लाइनें क्या हैं, इनकी मतलब क्या निकलती हैं। तो मार काट है ना करने वाले पीटे जाने पर लंबे घास उगते हैं और सफ़ेद बगलों की धूल उड़ती है, जिनकी चीखें सभ्यता के स्टार्टिंग से ही गूंजती आई है, सूखी नदियों या जानवरों से भरे मैदानों से। मतलब ये जो लाइनें जो लिखी हुई है प्रकृति की प्राचीनता और हिंसा की पुरातनता को जो है ना, ओल्डन एंशियंट को जो है ये दर्शाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर थ्री शेड आउट बाय बीटर्स, ठीक है, मार कट करने वाले, द लॉन्ग रसेस बिग, ठीक है। तो जो मार कट करने वाले द्वारा पीटे जाने पर लंबे घास उगते हैं, ठीक है। क्या उगते हैं, लंबे घास, लॉन्ग रसेस ब्रेक, ठीक है, लंबे घास उगते हैं। इन अ वाइट डस्ट ऑफ इविजेज हु क्राइज, और सफ़ेद बगलों की धूल उड़ती है, जिनकी चीखें, ठीक है, हुज क्राइज, जिनकी चीखें, हैव विल्म्ड सिंस सिविलाइजेशंस डाउन, और इस सभ्यता के जो है स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं गुंजती आई है, फ्रॉम द पार्च्ड रिवर और बीस्ट टीमिंग प्लेन, और सूखी नदियों या बोले तो एनिमल्स से भरे मैदानों से, ठीक है। तो ये जो प्रकृति की प्राचीनता है, हिंसा की जो है एंशियंट को इसमें जो है दर्शाया गया है, ठीक है, इस लाइनों में, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है कि द वायोलेंस ऑफ बीस्ट ऑन बीस्ट इज रीड एज नेचुरल लॉ बट अपराइट मैन सिक्स हिज डिविनिटी बाय इन्फ्लुएंसिंग पेन, ठीक है। कि मतलब कि ये लाइनें क्या कहती है, द वायोलेंस, ठीक है ना, द वायोलेंस जानवरों द्वारा की गई हिंसा को जो है नेचुरल जो रूल है वो माना जाता है, ठीक है। पर इंसान खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरों को दर्द देता है, यह मानव जाति की दोहरी मानसिकता की जो है क्रिटिसिज्म है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है कि जानवरों द्वारा की गई हिंसा जो है वो नेचुरल जो है रूल होता माना जाता है, पर इंसान खुद को श्रेष्ठ बताता है, सुपर बताता है, साबित करने के लिए दूसरों को दुख दर्द देता है, ठीक है ना। डिलीरियस एज दीज वोरिड बीस्ट हिज वॉर्स, ठीक है ना, डिलीरियस एज दीज वोरिड बीस्ट हिज वॉर्स, मतलब इन जो चिंता में जो जानवरों की तरह जो पागल होकर, ठीक है, जो पागल हो रहे हैं, वोरिड है, चिंतित हैं। डांस टू द टाइटेंड कैरकास ऑफ अ ड्रम, मतलब कि उसकी लड़ाइयाँ कसकर खींची गई खाल से बने ढोल की धुन पर नाचती है, ठीक है। मतलब यहाँ कि उसकी लड़ाइयाँ कसकर खींची गई खाल से बने ढोल की धुन पर नाचती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि वाइल ही कॉल्स करेज स्टिल दैट नेटिव डेड, जबकि वह उस भय को भी साहस कहता है जो मौत से बनी सफ़ेद शांति से जुड़ा है। मतलब यहाँ पर युद्ध, वार, हिंसा, ठीक है, और सफ़ेद सत्ता की जो है शांति पर सटायर किया गया है, ठीक है ना, सटायर ये लाइनें कर रही हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट लाइन है अगेन ब्रूटिश नेसेसिटी वीव्स इट्स हैंड, ठीक है, कि मतलब एक बार फिर ये जो क्रूर है, ठीक है, क्रूर वो आवश्यकता अपने हाथों और अपन द नैपकिन ऑफ अ डर्टी काउच अगेन, और गंदी वजह के रुमाल पर पहुंचती है। मतलब फिर हमारी करुण व्यर्थ जाती है, और जैसे स्पेन में हुआ गोरिल्ला सुपरमैन से लड़ता है, ठीक है।
है ना। सुपरमैन, द गोरिल्ला रेस्टलेस विद द सुपरमैन, ठीक है। गोरिल्ला सुपरमैन से लड़ता है। थोड़ा सा टफ पोएम है ना, थोड़ा सा टफ है, आपको सारा जो है समझ में आएगा, बस इसको लाइन बाय लाइन जो है आप फिर सिर्फ सुनते रहो, ठीक है। तो मतलब ये जो लाइनें हैं ये क्या दिखाना चाहती है कि कैसे हिंसा को जो है ज़रूरी कहकर उचित ठहराया जाता है, ठीक है। कैसे जो हिंसा होती है उसको ज़रूरी कह करके, है ना, ज़रूरी कह करके उचित ठहराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि आई हु एम पॉइजन्ड विथ द ब्लड ऑफ बोथ, मैं जिसके रगों में दोनों का खून बहता है, मैं किस ओर जाऊँ जब मैं नसों तक विभाजित हूँ। वेयर आई शैल आई टर्न डिवाइडेड टू द वेन, आई हु हैव कास्ट, ठीक है ना। तो ये जो है कि आई हु एम पॉइजन्ड, मैं जिसके रगों में दोनों का खून बहता हूँ, ठीक है। वेयर शैल आई टर्न, मैं किस ओर जाऊँ जब मैं नसों तक विभाजित हूँ। मतलब ये दो तरफा है, एक दूसरे कंट्री का है, एक दूसरे कंट्री का। अरे जो राइटर जो है ना ये दो कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए वो किसी की सहारा नहीं ले रहे हैं, ना तो ये कंट्री के ले रहे हैं और ना ही ये कंट्री के ले रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मतलब कभी जो है खुद को अफ्रीकी और यूरोपियन नहीं बताते हैं, और इस द्वंद्व में उलझे हुए हैं कि मैं किस तरफ जाऊँ, किसका सहारा दूँ, ठीक है, किसकी तरफ से बोलूँ, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइनें हैं कि आई हु कर्स्ड, कि मैं जिसने ब्रिटिश शासन के शराबी अफसर को कोसा, ठीक है, ब्रिटिश रूल उसको मैंने कोसा। कि हाउ चूज बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लैंड टंग, ठीक है, आई लव। अब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि मैं जिसने ब्रिटिश जो शासन था, ब्रिटिश रूल था, मैंने उसको कोसा, उस अफसर को कोसा कि अब कैसे चुनूँ मैं, कैसे है ना चुनूँ कि इस अफ्रीका और उस अंग्रेजी भाषा के बीच जिससे मैं प्रेम करता हूँ। कभी जो है यहाँ पर कल्चरल पहचान के संकट में, एक तरफ अफ्रीका, दूसरी तरफ अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी कल्चर, ठीक है। तो उलझे हुए हैं यहाँ पर कवि, ठीक है, क्या है, उलझे हुए हैं। बिट्रे देम बोथ और गिव बैक व्हाट दे गिव, ठीक है। मतलब क्या मैं दोनों को धोखा दे दूँ या जो उन्होंने दिया वही लौटा, ठीक है। हाउ कैन आई फेस सच अ स्लॉटर एंड बी कूल्ड, इतनी हत्या को देखकर शांत कैसे रहूं, ठीक है। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव, अफ्रीका से मुंह कैसे मोड़कर कैसे जीऊँ। कविता एक जो है डीप आत्मसंघर्ष की सिचुएशन पर जो है इंड होती है, जहाँ पर कवि न अफ्रीका से पूरी तरह जुड़ पा रहे हैं और न ही पश्चिमी से पूरी तरह जुड़ पा रहे हैं। मतलब जो है वो किसी तरफ जो है नहीं कह रहे हैं कि मैं इसी तरफ हूँ, ठीक है। तो ये जो पोएम है इसका ये जो है मतलब निकलता है। अब जो है मैं आपको इसका जो है थीम बताता हूँ और इसका जो है पर्पस बताता हूँ कि इस पोएम को लिखने का जो है ना वो पर्पस क्या है, ठीक है। इस पोएम को लिखा क्यों गया है और इस पोएम का पर्पस क्या है, चलिए इसको जानते हैं कि इस पोएम का पर्पस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्पस जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में इसका जो है सुनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कवि हैं, ठीक है, डेरेक वालकोट, यह कविता अफ्रीका में हुए माओ विद्रोह जो हुआ था ना केन्या में ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ, ठीक है, तो उसकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है ये कविता। मतलब कवि खुद को आधे अफ्रीका और आधे यूरोपियन के वंशज जो हैं मानते हैं, इसलिए वह एक जो है गहरे आंतरिक है ना इंटरनल जो है इंटरनल भावनाओं में जो है जूझ रहे हैं, ठीक है। मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किस तरफ जाऊँ, ठीक है, मैं किस तरफ जाऊँ। कवि जो है वो कैसे अफ्रीका की इंडिपेंडेंस के लिए हिंसा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन भी बर्बर है, ठीक है। दोनों ओर हिंसा, वह तय नहीं कर पाते हैं कि किस ओर खड़ा हूँ। वह अफ्रीका की भूमि उसकी पीड़ा से जुड़ा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा और संस्कृति भी प्रेम करता है। तो कभी एक व्यक्ति की पहचान जड़ों और नैतिक द्वंद्व को जो है इसमें जो है रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस तरफ जाऊँ, ठीक है। अब इस पोएम का जो है थीम समझते हैं। पहला जो थीम है कॉलोनियलिज्म है, ठीक है, उपनिवेशवाद। ये कविता जो है ब्रिटिश रूल की हिंसा और उसके नीतियों की आलोचना जो है क्रिटिक सटायर करती है, ठीक है।
उसके बाद जो है कि वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी है, ठीक है। वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी इसका जो है सेकंड थीम है। हिंसा और क्रूरता, दोनों पक्ष ब्रिटिश और अफ्रीका हिंसा में क्या है, लिप्त हैं और कभी यह असहनीय लग रहा है, ठीक है, मतलब वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो थीम है आइडेंटिटी क्राइसिस है, पहचान का संकट, मतलब कभी आधा अफ्रीका और आधा यूरोपियन है। इस दोहरी विरासत ने उनकी आत्मा को क्या कर दिया है, बांट दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका थीम है मोरल कॉन्फ्लिक्ट है, नैतिक द्वंद्व इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वह तय नहीं कर पाते हैं कि पक्ष के साथ जाएं और दोनों का समर्थन भी नहीं कर सकते, विरोध भी नहीं कर सकते दोनों का, ठीक है। यह मोरल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट जो इसका थीम है लैंग्वेज वर्सेस लैंड है, ठीक है। भाषा बनाम मातृभूमि, मतलब वह अफ्रीका से जुड़ा है लेकिन अंग्रेजी भाषा को प्यार करता है। यह भी एक जो है इंटरनल स्ट्रगल है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इस पोएम का जो है टोन क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला टोन होता है डिस्ट्रेस, मतलब कभी अंदर के टकराव से दुखी है, ठीक है। सेकेंड है कॉन्फ्लिक्टेड, इसका टोन है वह दो दुनियाओं के बीच जो है फंसी हुई है, ठीक है। थर्ड जो टोन है एंग्री है, मतलब उपनिवेशवाद है ना, कॉलोनियलिज्म और हिंसा से जो है उसे गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये जो है इसका टोन है। अब मैं जो है मुख्य उद्देश्य मतलब जो इसका पर्पस बताता हूँ। इसमें पहला जो पर्पस है कि पहचान का संकट इसमें दिखाया गया है इस पोएम में, ठीक है। मतलब कभी आधा अफ्रीकी और आधा यूरोपियन है, वह ना पूरी तरह अफ्रीकी के पक्ष ले सकते हैं और ना ही ब्रिटिश की। ये एक जो है इंटरनल जो है ना अंदरूनी स्ट्रगल को कविता में सामने लाया गया है। सेकंड जो इसका पर्पस हो सकता है वो उपनि कॉलोनियलिज्म की निंदा करना, ठीक है। मतलब वह दिखाना चाहते हैं कि कैसे जो है कॉलोनियलिज्म ने हिंसा, बर्बरता और विभाजन फैलाया, ठीक है। थर्ड जो इसका पर्पस हो सकता है इस पोएम का कि हिंसा के दोनों पक्षों पर सवाल, मतलब अफ्रीकी विद्रोह भी निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं और ब्रिटिश भी। कभी पूछता है क्या सही है और किसे समर्थन दिया जाए। नेक्स्ट जो इसका पर्पस हो सकता है लिखने का कि संवेदनशील पाठक को जागरूक करना, ठीक है। यह कविता पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देता है, रीडर्स को सोचने पर मजबूर करता है कि पहचान, भाषा, संस्कृति और इतिहास कैसे व्यक्ति को जो है तोड़ सकता है, ठीक है। ये चीज़ इसमें जो है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पर्पस हो सकता है कविता के जो है ना, कविता के जरिए जो भावनात्मक द्वंद्व होते हैं उसको व्यक्त करना, मतलब कविता जो है कवि की आत्मा की गहराई में चल रहे दर्द और जो है दर्द को जो है सामने लाती है और वह चाहते हैं कि जो रीडर्स है उस दर्द को महसूस करे, ठीक है। तो ये जो है इस पोएम का जो है मैंने बता दिया पर्पस, थीम, है ना। तो सारी चीज़ मैंने बता दिया, लाइन बाय लाइन भी मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।